हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के अपने क्वेश्चन सीरीज का अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज के टॉपिक में अपने वो टॉपिक सेलेक्ट किया है जो फ्रीक्वेंटली आस्किंग है, जो हर एग्जाम में उसके एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आज अपन वो पूरा टॉपिक कवर करवाने की कोशिश करेंगे और सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे उससे संबंधित जो बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए पेशेंट ऑन फ्लोर ऑब्जर्व बाई नर्स व्हेन एंटर इन द पेशेंट यूनिट। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है कब, जब एक पेशेंट है वो फ्लोर पर लेटा हुआ है, ठीक है, और नर्स ने उसको देखा जब वो पेशेंट यूनिट में एंटर हुई। ठीक है, ऑप्शन ए स्टार्ट सीपीआर, ऑप्शन बी ओपन एयरवे, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल ब्रीथ, ऑप्शन डी चेक द रेस्पॉन्स ऑफ पेशेंट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा चेक द रेस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, कि पेशेंट क्यों लेटा है उसका रेस्पॉन्स देखने के लिए, कि पेशेंट कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, उसका स्टेटस जानने के लिए पहले क्या करेगी नर्स, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन में आ जाएगा तुम्हारा चेक द रेस्पॉन्स ऑफ पेशेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सीपीआर देने से पहले या सीपीआर का एक्सेस करने से पहले अपन क्या चीज़ें देखते हैं पेशेंट में ना, तो इसके सीपीआर देने से पहले इसके दो मेथड होते हैं, है ना। कौन कौन से दो मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो होता है शेक एंड साउट, शेक एंड साउट, ठीक है, और दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, बी मेथड कौन सा होता है, वो होता है काउ मेथड। कौन सा होता है, काउ मेथड। सेकंड साउथ मेथड हो गया और दूसरा होता है काउ मेथड। अब ये काउ मेथड क्या है, काउ मेथड में C4 कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हो। दूसरा मेथड होता है ओ से क्या होता है, क्या बोलेगी पेशेंट को, ओपन योर आई। ठीक है, तीसरा क्या हो गया डब्लू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, और चौथा क्या हो गया एस से क्या हो गया, स्क्वीज माई हैंड। अच्छा, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट लेटा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सेकंड आउट, है ना। अगर ये इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, ये वाला मेथड इंप्लीमेंट करें तो क्या करेंगे, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हो। ओ फॉर ओपन योर आइज, आपकी आंखें खोलिए, और डब्ल्यू से व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, और एस फॉर स्क्वीज माई हैंड, मतलब मेरे हाथ को दबाइए अगर आप कॉन्शियस हैं तो, है ना। और अगर आपको चाइल्ड का पूछा जाए कि चाइल्ड में क्या करते हैं, ये किसका है, अडल्ट का, किसका है, अडल्ट का। अगर आपसे पूछा जाए चाइल्ड में क्या करते हैं, तो चाइल्ड में क्या करते हैं, चाइल्ड में क्या करते हैं, रबिंग पाम एंड सोल फॉर चेक द रेस्पॉन्स। ठीक है, क्या करते हैं, रबिंग पाम एंड सोल फॉर चेक द रेस्पॉन्स। ये किसमें, चाइल्ड में। अडल्ट में क्या था, काउ मेथड हो गया या सेकंड साउथ मेथड हो गया। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं पहले, कुछ और इंपॉर्टेंट आएगा तो इसमें बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव एंड, क्या पूछ रहा है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है जब कब, जब पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है एंड पल्सलेस है। ठीक है, एक पेशेंट है
जिसको रेस्पॉन्स नहीं है उसका, है ना, कॉन्शियस नहीं है एक तरह से, और पल्सलेस है, उसको पल्स भी नहीं आ रही है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए ओपन एयरवे, ऑप्शन बी कॉल फॉर हेल्प, ऑप्शन सी स्टार्ट सीपीआर, ऑप्शन डी गिव टू आर्टिफिशियल ब्रीथ। ठीक है, ये किसके लिए पूछ रहा है? प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है किसमें? जो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा? इसके लिए होगा सबसे पहले आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, अपने असेसमेंट कर लिया है ना, क्योंकि पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, ये अपन को पता चल गया, पेशेंट पल्सलेस है, मतलब असेसमेंट अपना हो चुका है। तो अब क्या करेंगे? कॉल फॉर हेल्प। हॉस्पिटल में कौन सा होता है? कोड ब्लू होता है, कोड ब्लू अलर्ट होता है ना। उससे क्या होता है? जो कोड ब्लू रेस्पॉन्स टीम है वो एक्टिव हो जाती है, और उस कोड ब्लू में अनाउंस किया जाता है कि बेड नंबर ये, रूम नंबर ये, है ना, और विच वार्ड, कौन से वार्ड में है, वो अलर्ट किया जाता है, अनाउंसमेंट होता है। तो जो कोड ब्लू टीम के जो मेंबर होते हैं वो पहले से असाइन होते हैं, पर डे डे बाई डे उनके नाम असाइन होते हैं। तो उनको पता होता है कि आज मैं कोड ब्लू रेस्पॉन्स टीम में हूँ, तो जब भी रेस्पॉन्स होगा कोड ब्लू के लिए बुलाया जाएगा तब मुझे जाना है। ठीक है, तो उसमें कुछ डॉक्टर्स की टीम होती है और कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स की टीम होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उस जगह पे पहुँचते हैं ना। तो क्या करेगी नर्स? कॉल फॉर हेल्प, कोड ब्लू अनाउंस करवाएगी, उससे क्या होगा? रेस्पॉन्स टीम आ जाएगी और पेशेंट को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रायोरिटी नर्सिंग में कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन 2 year चाइल्ड पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव एंड पल्सलेस? अच्छा, अब ये क्या पूछ रहा है? पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था? उसमें कोई बताया नहीं था कि अपन को बच्चा है या अडल्ट है, तो उसको अडल्ट ही मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि 2 साल का बच्चा है और वो क्या है? अनरेस्पॉन्सिव है एंड पल्सलेस है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रही है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए ओपन एयरवे, ऑप्शन बी कॉल फॉर हेल्प, ऑप्शन सी स्टार्ट सीपीआर, ऑप्शन डी गिव टू आर्टिफिशियल ब्रीथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टार्ट सीपीआर। अगर बच्चा है, ठीक है, तो कॉल फॉर हेल्प सीपीआर होगा। पहले क्या होगा? सीपीआर देन कॉल फॉर हेल्प होगा। पहले स्टार्ट करना है सीपीआर देन कॉल फॉर हेल्प इन चिल्ड्रन। ठीक है, अगर बच्चा है तो पहले सीपीआर देन कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, समझ में आ गया? पहले जो गाइडलाइन थी वो कौन सी थी? एबीसी थी, एयरवे, ब्रीथिंग और कंप्रेशन। ठीक है, अभी हो गया सीएबी, कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। ठीक है, न्यू गाइडलाइन में क्या करते हैं? सीएबी करते हैं, पहले करते थे एबीसी, अभी क्या है? सीएबी। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट सुटेबल पोजीशन ऑफ पेशेंट व्हेन ड्यूरिंग सीपीआर ऑनगोइंग, मतलब ये क्या पूछ रहा है? एक पेशेंट है जिसका सीपीआर हो रहा है, तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल पोजीशन कौन सी होगी ऑनगोइंग सीपीआर में? ठीक है, ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन विथ फ्लैट सरफेस, ऑप्शन बी सेमी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन सी रोज पोजीशन विथ फ्लैट सरफेस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। देखिए इसमें फ्लैट सरफेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लैट सरफेस होगी तो क्या होगा? जो कंप्रेशन देंगे उसकी जो डेप्थ है वो मेंटेन होगी। कब? जब कंप्रेशन देंगे। अगर फ्लैट सरफेस है तो, और फ्लैट सरफेस नहीं होगी तो जो कंप्रेशन के टाइम पे जो डेप्थ है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस तो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रोज पोजीशन विथ फ्लैट सरफेस। ठीक है, सीपीआर अगर चल रहा है पेशेंट को तो पेशेंट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? रोज पोजीशन, ठीक है, विथ फ्लैट सरफेस।
ठीक है। रोज पोजीशन में क्या होती है, जो उसका जो हेड है वो थोड़ा एक्सटेंडेड होता है, हाइपर एक्सटेंडेड, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है चेहरे की तरफ से, ताकि उसको जब कंप्रेशन के साथ साथ में जब उसको ब्रीथ देंगे तो ब्रीथ के लिए उसका एयर में थोड़ा ओपन हो जाएगा, ये रोज पोजीशन होगी तो, है ना। तो इसके लिए बेस्ट सूटेबल पोजीशन क्या होती है, रोज पोजीशन विथ फ्लैट सरफेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीआर रेशो इन अडल्ट विथ सिंगल रेस्क्यू, क्या पूछ रहा है, सीपीआर का रेशो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 100 बार पूछा गया है अब तक, और इसी में घुमा फिरा के पूछता है। सीपीआर रेशो अडल्ट, सीपीआर रेशो चिल्ड्रन, सीपीआर रेशो न्यूनेट, सीपीआर रेशो इन्फेंट, जो भी है वो इसी में से पूछता है, लेकिन इसका रेशो पूछता है और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, सीपीआर रेशो इन अडल्ट विथ सिंगल रेस्क्यू। ऑप्शन ए 15:2, ऑप्शन बी 30:2, ऑप्शन सी 30:1, ऑप्शन डी 15:1। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वन अडल्ट में अगर आपसे पूछा जाए, चाहे सिंगल रेस्क्यू हो, सिंगल रेस्क्यू, उसमें भी क्या होगा 30:2, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ। ठीक है, और अगर डबल रेस्क्यू में पूछा जाए तो इसका भी 30:2 होगा। ठीक है, क्या है 30:2, चाहे वन में हो चाहे डबल में हो। आ गया समझ में। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 30:2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट लीस्ट हाउ मेनी चेस्ट कंप्रेशन गिवन बाई नर्स ड्यूरिंग सीपीआर, क्या पूछ रहा है, एट लीस्ट पूछ रहा है, हाउ मेनी चेस्ट कंप्रेशन, कितने चेस्ट कंप्रेशन देने चाहिए नर्स को ड्यूरिंग सीपीआर। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको सीपीआर चल रहा है तो उसको कितने कंप्रेशन कम से कम होने ही चाहिए। ऑप्शन ए 130 चेस्ट कंप्रेशन, ऑप्शन बी, ये पर मिनट का पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए 130 चेस्ट कंप्रेशन, ऑप्शन बी 110 चेस्ट कंप्रेशन, ऑप्शन सी 80 चेस्ट कंप्रेशन, ऑप्शन डी 100 चेस्ट कंप्रेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है 100, कम से कम 100 होने चाहिए, एटलीस्ट 100 चेस्ट कंप्रेशन। आगे समझ में, कम से कम 100 चेस्ट कंप्रेशन होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑब्जर्व बाय नर्स टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। एक पेशेंट है जिसका सीपीआर हो रहा है, उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दी जा रही है, तो उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, ऑप्शन ए कैरोटिड पल्स, ऑप्शन बी एक्सपेंशन ऑफ एब्डोमेन, ऑप्शन सी एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, ऑप्शन डी रेडियल पल्स। क्या दे रही है नर्स, ये ध्यान रखना, इसमें कैरोटिड पल्स नहीं आएगा। क्यों, कि इसमें क्या पूछ रहे हैं, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग की कंडीशन पूछ रहे हैं। ठीक है, कैरोटिड पल्स देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी। ऑप्शन ए कैरोटिड पल्स नहीं होगा, और ऑप्शन बी एक्सपेंशन ऑफ एब्डोमेन नहीं होगा, ऑप्शन सी एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट यस इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर ब्रीथिंग दे रहे हैं तो उसका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए, तभी आपकी जो ब्रीथिंग है जो आप दे रहे हो वो इफेक्टिव है ना। एब्डोमेन मतलब आपकी प्रॉपर आप ब्रीथ नहीं दे पा रहे हो, एब्डोमेन में ब्रीथ जाने का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, और अगर सीपीआर देख रहे हैं, सीपीआर में पेशेंट रिवाइव हुआ है, सीपीआर के ड्यूरिंग में कौन सी पल्स देखते हैं, तो वो है कैरोटिड पल्स। पर यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशो मेंटेन व्हेन सीपीआर ऑफ 2 ईयर चाइल्ड ऑन गोइंग विथ सिंगल रेस्क्यू। क्या पूछ रहा है, एक पेशेंट है, वो कितने साल का है, 2 साल का। क्या पूछ रहा है, 2 साल का, चाइल्ड ऑन गोइंग विथ सीपीआर है और रेस्क्यू सिंगल रेस्क्यू के साथ है, तो जो रेशो है वो कौन सा मेंटेन होगा। ठीक है, तो
चाइल्ड में, चाइल्ड के अंदर अगर 1 रेस्क्यू है, 1 रेस्क्यू है तो उसका रेशो होगा 30:2। क्या होगा? 30:2। और अगर 2 रेस्क्यू हैं तो इसका रेशो होगा 15:2। ठीक है, क्या होगा? 2 रेशो में 15:2, और 1 रेस्क्यू है तो अगर 2 रेस्क्यू है तो 15:2, और 1 रेस्क्यू है तो 30:2। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इसमें फंसाता है। अपन को क्या देखना है? अपन को देखनी है कंडीशन। कौन सी कंडीशन? ऑनगोइंग कंडीशन। कितने साल का बच्चा? 2 साल का। अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि क्या है, न्यूनेट है या इन्फेंट है, यहाँ भी फंसा देगा। न्यूनेट या इन्फेंट क्या है? न्यूनेट और इन्फेंट। तो न्यूनेट में सिंगल रेस्क्यू, सिंगल रेस्क्यू में क्या होगा? 30:2। इधर देखते हैं, सिंगल में 30:2 और डबल में 15:2। अगर चाइल्ड का पूछा जाए, इन्फेंट का पूछा जाए, ठीक है, या न्यूनेट का पूछा जाए, तो ये याद रखना है। अगर सिंगल रेस्क्यू है तो 30:2, और 2 रेस्क्यू हैं, 2 रेस्क्यूअर हैं तो 15:2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच डेप्थ शुड बी मेंटेन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग CPR फॉर अडल्ट पेशेंट? कितनी डेप्थ मेंटेन करनी चाहिए चेस्ट कंप्रेशन में ड्यूरिंग CPR फॉर अडल्ट पेशेंट? ठीक है, तो अडल्ट पेशेंट का अगर पूछा जाए, चलिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 1 से 1.5 इंच, ऑप्शन बी 2 to 2.5 इंच, ऑप्शन सी 3 to 3.5 इंच, ऑप्शन डी 1 इंच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2 से 2.5 इंच इज द करेक्ट आंसर। अगर इसमें आपको रेंज में पूछा जाए 2 से 2.4 तो ये और ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, और इसमें अगर पूछा जाए आपसे एटलीस्ट, तो एटलीस्ट में आ जाएगा 2 इंच। ठीक है, एटलीस्ट पूछ रहा है तो 2 इंच, और नॉर्मल पूछ रहा है तो 2 से 2.5 इंच या 2 से 2.4 इंच। ठीक है, अगर आपसे इसी में पूछा जाए कि इसमें अडल्ट में कौन सी आर्टरी देखते हैं, अडल्ट में, अडल्ट में जो पल्स देखते हैं वो कैरोटिड देखते हैं। ठीक है, कैरोटिड पल्स देखते हैं किसमें? अडल्ट में, CPR के दौरान, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड के लिए डेप्थ क्या होगी, डेप्थ फॉर चाइल्ड चेस्ट कंप्रेशन, तो इसके लिए क्या होगी? इसके लिए होगी 1 इंच। ये याद रखना, बच्चे के लिए क्या है? 1 इंच, अडल्ट के लिए क्या है? 2 से 2.5 इंच। और बच्चे में जो पल्स देखी जाती है, बच्चे में जो पल्स देखी जाती है वो कौन सी देखते हैं? वो देखते हैं ब्रेकियल पल्स, CPR के दौरान। ठीक है, आ गया समझ में। और जो न्यूनेट होते हैं, है ना, न्यूनेट होते हैं उनके लिए खाली स्लाइड देखते हैं। न्यूनेट, न्यूनेट में जो CPR करते हैं अडल्ट में कैसे करते हैं? पाम रख के, एक पाम के ऊपर दूसरा पाम रख के लोअर मिडिल स्टर्न में कंप्रेस करते हैं, लोअर हाफ ऑफ स्टर्न या मिडिल स्टर्न बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और बच्चे में कैसे करते हैं? न्यूनेट में कैसे करते हैं? यूज 2 फिंगर, 2 फिंगर फॉर कंप्रेशन, 2 फिंगर फॉर कंप्रेशन व्हेन
1 रेस्क्यू, ठीक है, और 2 थंब व्हेन 2 रेस्क्यू। अगर रेस्क्यूअर सिंगल है तो 2 फिंगर से सीपीआर कंप्रेशन करेंगे, और अगर रेस्क्यूअर 2 है तो 2 थंब से रेस्क्यू करेंगे। सॉरी, 2 रेस्क्यूअर हैं तो 2 थंब से करेंगे, अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो 2 फिंगर से करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एक पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है, तो उसके लिए जो कॉमनेस्ट कॉज होता है किसके लिए, चोकिंग के लिए, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, या फिर ब्लॉक हो गया है क्या एयरवे, एयरवे ब्लॉकिंग के लिए एयरवे ब्लॉकिंग मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई पेशेंट है जिसका एयरवे ब्लॉक हो गया लेकिन पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, तो उसमें जो टंग है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, यही अंदर की तरफ टिल्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये एयरवे ब्लॉक हो जाता है अनकॉन्शियस पेशेंट में, ठीक है। और अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें जो एयरवे ब्लॉक होने के चांसेस है वो किससे होते हैं, फॉरेन बॉडी से, ठीक है। फॉरेन बॉडी अगर कोई एस्पिरेट कर गया है तो उसकी वजह से भी एयरवे ब्लॉक हो जाता है, पर वो कॉन्शियस पेशेंट में होता है। अनकॉन्शियस पेशेंट में फॉरेन बॉडी का काम खुद की जीभ ही कर देती है, खुद की टंग कर देती है, तो वो अंदर की तरफ जो टिल्ट हो जाती है उसकी वजह से भी एयरवे ब्लॉक हो जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन, अगर कॉन्शियस पेशेंट का पूछा जाए तो फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, और अनकॉन्शियस पेशेंट का पूछा जाए तो टंग होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the method are used for open the airway when a patient come in casualty after fall from height? क्या पूछ रहा है, मेथड पूछ रहा है ओपन एयरवे, एयरवे को ओपन करने के लिए, लेकिन कब, जब पेशेंट कम इन कैजुअलिटी, कैजुअलिटी में आया है पेशेंट, इमरजेंसी में आया है, आफ्टर फॉल फ्रॉम हाइट, ठीक है। तो ओपन एयरवे करने के लिए 2 मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। हेड को टिल्ट करते हैं और चिन को लिफ्ट करते हैं, ठीक है, और ये कॉमनेस्ट मेथड है ओपन एयरवे करने के लिए, कॉमनेस्ट मेथड है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, कैजुअलिटी में आया है पेशेंट, कहाँ से, फॉल फ्रॉम हाइट, हाइट से गिर के आया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन ए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ऑप्शन बी हिमलिच मैनूवर, ऑप्शन सी जॉ थ्रस्ट मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर फॉल फ्रॉम हाइट का पेशेंट है, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा होगा, जॉ थ्रस्ट मेथड। इसके जॉ को थोड़ा सा खोल के ही एयरवे को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हेड को टिल्ट या चिन को लिफ्ट नहीं करते हैं, क्यों, कि ये पेशेंट को कॉज हो सकता है स्पाइनल इंजरी, स्पाइनल इंजरी भी पेशेंट को हो सकती है, क्योंकि पेशेंट क्या है, फॉल फ्रॉम हाइट है। तो अगर कोई पेशेंट फॉल फ्रॉम हाइट का है तो मे भी चांसेस हैं कि उसको स्पाइनल इंजरी हुई होगी। अगर आपको उसका हेड टिल्ट करेंगे, चिन लिफ्ट करेंगे, तो उसको स्पाइनल इंजरी और बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जॉ थ्रस्ट मेथड करते हैं इंट्यूबेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये याद रखना, फॉल फ्रॉम हाइट है तो जॉ थ्रस्ट मेथड इज द राइट आंसर, ठीक है। हिमलिच मैनूवर क्या होता है, हिमलिच मैनूवर होता है जब पेशेंट को यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, हिमलिच मैनूवर में क्या करते हैं, फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है, फॉरेन बॉडी रिमूव करने के लिए इसको हिमलिच मैनूवर को यूज किया जाता है, जिसमें ये क्या करता है, ये क्या करता है, ओपन एयरवे को ओपन करने का काम करता है हिमलिच मैनूवर, ठीक है। इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट भी बोलते हैं, इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट भी बोलते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट या फिर हिमलिच मैनूवर एक ही चीज है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सीपीआर, एक पेशेंट है जिसका सीपीआर हो चुका है,
तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर CPR। ऑप्शन ए रिब्स फ्रैक्चर, ऑप्शन बी कॉलर बोन एंड स्टर्नम फ्रैक्चर, ऑप्शन सी एस्पिरेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो मोस्ट कॉमन अगर पूछ रहा है, होते तो सारे ही हैं, कॉलर बोन और स्टर्नम फ्रैक्चर भी हो सकता है, एस्पिरेशन भी हो सकता है, लेकिन रिब्स फ्रैक्चर इज द मोस्ट कॉमन। ठीक है, क्योंकि लोअर स्टर्नम या मिड स्टर्नम पर क्या करते हैं अपन, चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, और चेस्ट कंप्रेशन जब करते हैं तो कंप्रेशन ज़्यादा डेप्थ में भी जा सकता है, तो उसकी वजह से जो मेनली जो होता है इसके दौरान CPR के दौरान वो होता है रिब्स फ्रैक्चर। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन में अगर पूछा जाए तो उसका राइट आंसर क्या होगा, रिब्स फ्रैक्चर इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर CPR। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगला देखते हैं। ओके, अगला कुछ नहीं है, देखिए इम्पोर्टेंट है पूरा टॉपिक, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये अपन को याद रखना है। इसके जो डाटा है, उसका जो रेशो है, वो कई बार पूछा गया है, तो वो भी अपन को सारा देखना है। ठीक है, आज के लिए इतना है, थैंक यू। चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें क्लियर करवाई जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है ना, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग 25 से 30 हज़ार रुपये लेती है। इसको सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट कवर कराने के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं, और इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इसको आप घर बैठे देख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको टॉपिक वाइज सारी नर्सिंग के सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर करवाए जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।